प्रोसेस होगा, ठीक है। सो हम स्प्रिंग के बारे में तो बताते हैं। तुम लोग सबने स्प्रिंग देखा है, सुना है। ये स्प्रिंग क्या होता है समझो। स्प्रिंग क्या होता है? स्प्रिंग एक किस्म का स्पाइरल इस तरह से होता है। स्प्रिंग इस तरह से एक स्पाइरल टाइप का चीज होता है, जिसको कि हम जब एलोंगेट करते हैं तो हमको फोर्स लगाना पड़ता है, कंप्रेस करते हैं तब भी फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये अपने नेचुरल स्टेट में रहता है। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इसका नेचुरल स्टेट। ये इसका नेचुरल लेंथ था। इसकी भी खासियत है, इसको बोलते हैं के क्या होता है? इसकी एक स्टीफनेस होती है जिसको बोलते हैं के का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब अगर 1 मीटर इसको एलोंगेट किया जाए, अगर 1 मीटर इसको एलोंगेट किया जाए तो इसके अंदर रिस्टोरिंग फोर्स कितना डेवलप करेगा वो बताता है। मान लो ये 20 न्यूटन पर कूलम, ये 20 न्यूटन पर मीटर है। इसका मतलब है जब इसको 1 मीटर एलोंगेट करते हैं, इसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स जो उसको वापस उसके नेचुरल लेंथ पे लाना चाहता है वो डेवलप कर जाता है, जिसकी मैग्नीट्यूड होगी अगर 20 न्यूटन पर मीटर है। इसका मतलब 1 मीटर इसकी लेंथ बढ़ाने से इसके अंदर 20 न्यूटन का फोर्स डेवलप कर जाता है, ठीक है। ये होता है नेचुरल स्टेट। इस नेचुरल स्टेट में इसमें कोई फोर्स नहीं होता है, ये फोर्सलेस होता है, इसमें नो फोर्स होता है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं होता है। जब ये नेचुरल स्टेट में होता है इसमें कोई फोर्स नहीं होता है। अब मान लो तुमने इसको ऐसे एलोंगेट कर दिया, यानी इसकी लेंथ जो पहले L0 थी, इसकी नेचुरल लेंथ कितनी थी? L0 थी। यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ थी वो कितनी थी? L0 थी। अब ये लेंथ कितना बन गया? अब ये लेंथ बन गया मान लो L0 प्लस x या डेल्टा x। डेल्टा x इज द चेंज इन द लेंथ, L0 प्लस डेल्टा x। इसकी टोटल लेंथ में इंक्रीज हो गया। कितना हो गया? इंक्रीज L0 प्लस डेल्टा x मीन्स इंक्रीज इन लेंथ कितना? डेल्टा x। अगर इसकी लेंथ चेंज हो गई, अगर इसकी एंड टू एंड डिस्टेंस चेंज हो गई, न्यू लेंथ इज नाउ L0 प्लस डेल्टा x, दैट मीन चेंज इन लेंथ इज डेल्टा x। तो इसके अंदर एक फोर्स डेवलप करता है जो उसको वापस L0 पे लाना चाहेगा। तो समझो इस एंड को L0 पे आना है, यानी ये इसको इधर खींचेगा। किस फोर्स से खींचेगा? इसके अंदर एक फोर्स डेवलप करता है, इसके अंदर एक फोर्स डेवलप करता है, जिस फोर्स को हम बोलते हैं kx। क्या बोलते हैं फोर्स को? kx। चूंकि ये लेफ्ट डिस्प्लेस था, यहां फोर्स राइट लगता है। चूंकि ये पॉइंट राइट डिस्प्लेस था, फोर्स x लगता है। और फोर्स थ्रू आउट द स्प्रिंग क्या होता है? सेम होता है। हम कहते हैं इस केस में टेंशन इन द स्प्रिंग is kx एवरीवेयर। हर जगह इसका टेंशन कितना होता है? kx होता है। यानी कि जब भी तुम इसके लेंथ को राइट ले जाओगे फोर्स लेफ्ट ले जाओगे फोर्स राइट लगेगा। इसीलिए हम इसको वेक्टोरियली लिख सकते हैं F इक्वल टू माइनस kx। माइनस साइन इंडिकेट करता है कि अगर तुम इस एंड को राइट खींचोगे तो फोर्स लेफ्ट लगेगा, इसको कंप्रेस करोगे तो फोर्स राइट लगेगा। हमेशा ये इसको नेचुरल स्टेट पे लाना चाहता है। ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग इट इन द नेचुरल स्टेट। दिस इज द रिस्टोरिंग फोर्स। ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग द स्प्रिंग इन नेचुरल लेंथ। ये हमेशा स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में लाना चाहता है। ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग द स्प्रिंग इन इट्स नेचुरल लेंथ। वो उसको वापस उसकी रिलैक्स स्टेट में लाना चाहता है। ये स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। स्प्रिंग का ये के जो होता है बेसिकली ये आता कहां से हम बाद में पढ़ेंगे। व्हेन वी स्टडी द चैप्टर कॉल्ड इलास्टिसिटी। जब एक चैप्टर पढ़ेंगे बाद में उसका नाम है इलास्टिसिटी। हम एक चैप्टर पढ़ेंगे लेटर ऑन जाके, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। वहां हम पढ़ेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ कहता है स्ट्रेस और स्ट्रेन में रिलेशन बताता है। वहां पे हम ये पढ़ेंगे कि अगर कोई स्टील का एक रॉड है, अगर कोई एक रॉड है, समझो ये एक रॉड है, किसका? स्टील का। स्टील रॉड है। स्टील बहुत इलास्टिक होता है। स्टील को खींचोगे ना, डिफॉर्म करके छोड़ दोगे, वो अपना शेप रीगेन कर लेता है। इसीलिए जो सॉक्स बने हुए होते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए बाइक में, या जो ट्रक में लगा हुआ होता है प्लेट,
या ट्रेन में जो होता है वो सब स्टील का बना होता है। स्टील इज हाईली इलास्टिक बॉडी। तो अगर इसका लेंथ L है, अगर इसका लेंथ कितना होता है, L होता है। अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होता है, अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A होता है, और इसकी एक खासियत होती है इस मटेरियल की, उसको बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। तो ये K जो होता है ना, ये बेसिकली होता है, इसका फॉर्मूला हम बाद में डिराइव करेंगे, अभी बस हम बता देते हैं। K होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिवाइडेड बाय लेंथ। या Y को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस। Y को क्या बोलते हैं हम लोग? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसीलिए हर ये जो स्प्रिंग तुम देख रहे हो ना, ये एक्चुअली जरूरी नहीं कि स्प्रिंग दिखने में ऐसा हो। जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग दिखने में ऐसा हो। जरूरी नहीं है कि स्प्रिंग दिखने में ऐसा हो सकता है स्प्रिंग ऐसा ना हो सकता है स्प्रिंग ऐसा ना हो सकता है हम कहें कि ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग है। तुमको ये स्प्रिंग कैसे हो सकता है सर, इसमें तो स्पाइरल है नहीं। स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ एनी लीनियर इलास्टिक बॉडी। स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ एनी लीनियर इलास्टिक बॉडी। जरूरी नहीं है वो देखने में स्प्रिंग जैसा हो। जिस तरह से रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, रेजिस्टेंस का सिंबल ये होता है, बट जरूरी नहीं है कि रेजिस्टेंस देखने में ऐसा हो। रेजिस्टेंस देखने में ऐसा हो, रेजिस्टेंस देखने में ऐसा भी हो सकता है। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी नॉट द शेप। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल नॉट द शेप। दिखने में ऐसा नहीं हो सकता। उसी तरह से हम कहें कि ये एक स्टील का रॉड है और ये स्प्रिंग है, तो बोलोगे सर स्प्रिंग कैसे हो सकता है? क्योंकि स्प्रिंग इज द सिंबल ऑफ द इलास्टिक नेचर ऑफ दिस। इसके इलास्टिसिटी का सिंबल होता है ये। तो ये मत समझना है कि स्प्रिंग का मतलब स्प्रिंग ही होता है। हम बाद में देखेंगे, जब इलास्टिसिटी पढ़ेंगे, हम किसी बॉडी को स्प्रिंग बना के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बट जनरली स्प्रिंग ऐसा भी होता है, दिखने में भी होता है और ना भी दिखने में कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो चूंकि यहाँ YA/L है, इसीलिए हम जब भी स्प्रिंग को कट करेंगे, समझो मैंने इस स्प्रिंग को, इस इलास्टिक मटेरियल को कट कर दिया तो क्या हुआ? कट कर दिया तो क्या हुआ? जैसे मैंने इसको कट किया, Y वही रहा, मटेरियल वही है, यंग्स मॉडुलस मटेरियल का वही है। इसको मैंने कट कर दिया, इसकी लेंथ थी L, स्प्रिंग कांस्टेंट था K, मैंने इसको बीच से कट कर दिया, लेंथ कितना हो गया? L/2। यंग्स मॉडुलस वही रहा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वही रहा, लेंथ चेंज हो गया। तो जब सेम मटेरियल का तुम कट करते जाओगे टुकड़े टुकड़े, तो जितना लेंथ घटता जाएगा उतना स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता जाएगा। दैट मीन्स फॉर सेम मटेरियल K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। याद रखना, अगर हम जो कट कर देंगे तो क्या लिखेंगे? K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इसको हम कहेंगे, बट इसका प्रूफ यहां पे होता है YA/L, ठीक है। तो समझो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है किसी मटेरियल का, और इसमें इस तरह से होता है। यहां तक किसी कोई डाउट? यहां तक किसी कोई डाउट है? देखो, हमने अभी तक बहुत सारे फोर्सेस पढ़े हैं। हमने mg पढ़ा, उसकी खासियत क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। हमने टेंशन पढ़ा, वो हमेशा पुल करता है। हमने नॉर्मल पढ़ा, जो हमेशा पुश करता है। स्प्रिंग दोनों काम कर सकता है, स्प्रिंग दोनों काम। तुम स्प्रिंग से एक ब्लॉक को स्प्रिंग से अटैच करके खींच भी सकते हो, और एक ब्लॉक को स्प्रिंग से अटैच करके दबा भी सकते हो, ठीक है। ये पुश भी कर सकता है। अगर ये कॉम्प्रेस्ड होगा तो ये पुश करेगा, और एलोंगेटेड होगा तो ये पुल करेगा। समझना, अगर ये कॉम्प्रेस्ड होगा, एलोंगेटेड स्प्रिंग पुल्स, कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग पुशेस। तुम दोनों काम कर सकते हो, एलोंगेट भी कर सकते हो, किसी को खींच भी सकते हो स्प्रिंग से, और किसी को धकेल भी सकते हो स्प्रिंग से, ठीक है। इसको बोलते हैं टेंशन में होना, इसको बोलते हैं कॉम्प्रेशन में होना, ठीक है। फॉर्मूला सेम होता है। अब समझो, मान लो मेरे पास, अब समझो
मैंने बताया था, फिर से बता रहा हूं, स्प्रिंग बैलेंस, दो टाइप के बैलेंस हम तीन टाइप के बैलेंस बेसिकली यूज करते हैं। पहला होता है स्प्रिंग बैलेंस, दूसरा होता है प्लेटफॉर्म बैलेंस और तीसरा होता है बीम बैलेंस। हम तीन टाइप के बैलेंस यूज करते हैं। वी यूज थ्री टाइप्स ऑफ बैलेंस। बैलेंस का मतलब है हम उससे बेसिकली वेट निकालना चाहते हैं, हम किसी का वेट निकालना चाहते हैं, मास निकालना चाहते हैं। एक होता है स्प्रिंग बैलेंस, ये हम बताए हुए हैं। हम क्या करते हैं, मान लो मेरे पास एक ऐसे करके प्लेटफॉर्म है, हमने इस पे क्या किया है, एक स्प्रिंग को ऐसे अटैच कर दिया था। ये स्प्रिंग का नेचुरल लेंथ है, समझो। unless otherwise stated, every time we take massless spring, we deal with ideal spring. Ideal spring का मतलब होता है आर massless, उनमें मास नहीं होता है। तो ये एक ट्यूब है, सिलिंड्रिकल ट्यूब है और यहां एक छोटा सा होल किया हुआ है और यहां पे एक छोटा सा होल किया हुआ है, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहां एक धागा बांध देते हैं, इसको इस होल से बाहर निकाल देते हैं और यहां पे हम एक हुक लगा देते हैं ऐसे करके। जब ये स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे था तो हमने देखा कि यहां पर ये था, हमने इसको यहां लिख दिया 0। हमने यहां क्या लिख दिया 0। अब मैंने क्या किया, इसके ऊपर इसको एक नॉन फोर्स से खींचा। कितने से खींचा, मैंने इसको 10 न्यूटन का फोर्स दिया। मैंने इस पे एक 10 न्यूटन का फोर्स दिया जो कि मेजर्ड था। एक फोर्स चाहिए जो मेजर्ड हो। हमने इसको 10 न्यूटन से खींचा तो हमने देखा ये जो नॉट था वो आ गया यहाँ पर। कहाँ पर, यहाँ पर। जब हमने इसको 10 न्यूटन से खींचा तो हमने देखा ये नॉट जो ये था, ये पॉइंट शिफ्ट कर, ये पॉइंट तो फिक्स है, ये पॉइंट शिफ्ट करके यहाँ आ गया। तो हमने यहाँ लिख दिया 10 न्यूटन और एज्यूमिंग की जी की वैल्यू कितनी है, 10 है। एज्यूमिंग की जी की वैल्यू 10 है, हमने यहाँ लिख दिया 1 kg। एक्चुअली ये स्प्रिंग जो है टेंशन मेजर करता है। एक्चुअली ये स्प्रिंग टेंशन मेजर करता है, बट हम लिखते हैं केजी में, एज ए प्रोपोर्शन है इसलिए। बट वो एक्चुअली मेजर करता है टेंशन, वो कभी भी मास मेजर नहीं करता है। स्प्रिंग बैलेंस नेवर मेजर्स मास, इट मेजर्स द मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन इन दिस पाथ। इस स्ट्रिंग में या इस स्प्रिंग में जो मैग्नीट्यूड ऑफ टेंशन है वो मेजर करता है। 10 न्यूटन डाल दिया, 10 न्यूटन देने से अगर वो एक पर्टिकुलर 2 सेंटीमीटर खिसक गया तो हम इसको अगर मिड पॉइंट ले लें वो देगा 5 न्यूटन के लिए। ये इक्वल नंबर ऑफ कितने भी पार्टीशन में इसको डिवाइड कर दो, तुम इसको भी उतने ही पार्ट में डिवाइड कर दो, बिकॉज F इक्वल टू K डेल्टा X। ये लीनियर ग्राफ की खासियत होती है कि जब भी तुम प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब अगर 10 न्यूटन के लिए ये 1 सेंटीमीटर हो रहा है तो 20 न्यूटन के लिए 2 सेंटीमीटर होगा और 5 न्यूटन के लिए ये हाफ सेंटीमीटर होगा। तो अगर तुम इसको 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, इसको भी 10 पार्ट में डिवाइड कर दो, ईच डिवीजन हियर कोरिस्पॉन्ड्स टू 1 न्यूटन एंड हियर ईच डिवीजन कोरिस्पॉन्ड्स टू 0.1 kg। लेकिन मेजर क्या करता है, याद रखना, मेजर क्या करता है, स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स टेंशन। ऑल्दो वी डिवाइड दैट टेंशन बाय 9.8 और 10, यहां हम 10 मान के चल रहे हैं, हम उस टेंशन को 10 से डिवाइड करके बोलते हैं दिस इज द मास, जो गलत भी हो सकता है। दिस मास इज कॉल्ड एपरेंट मास, हो सकता है वो गलत मास हो। सो स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स टेंशन, याद रखना, स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स टेंशन, नॉट मास। वो मास कभी मेजर नहीं करता है। इसीलिए टूटे हुए लिफ्ट में, फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में ये 0 देता है। देखेंगे जो टेंशन होगा वही इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो तुम उसके बाद 20 न्यूटन 30 न्यूटन कुछ भी निकाल सकते हो। ये 20 न्यूटन के लिए हो जाएगा 2 kg, उसी को डबल कर दो, उसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, 10 इक्वल पार्ट में तुमको 0.1 ग्राम का मिल जाएगा। तो उससे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अब समझो इस बात को। स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स टेंशन इन द स्प्रिंग। किसके यहां सवाल आ रहा है भाई, किसके यहां सवाल आ रहा है? म्यूट कर दीजिए सर सबको। ये बाबूराव कौन है? ये बाबूराव कौन है जी? बाहर से घुसाया
इसको रिमूव कर सकते हैं। नाम भी नहीं है। चला गया ना। हाँ सर चला गया। तो देखो ये स्प्रिंग बैलेंस टेंशन मेजर करता है, समझो। अब ये समझो कि जब भी तुमको टेंशन निकालना है किसी स्प्रिंग में या स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग निकालना है, तो क्या निकालना है? टेंशन किसी स्प्रिंग में निकालना है या स्प्रिंग बैलेंस का रीडिंग निकालना है। तो तुम क्या करते हो? या तुमको टेंशन निकालना है, एक धागा है, उस धागे में तुमको टेंशन निकालना है। जब ये थ्रेड एक धागा है और इस धागे में तुमको टेंशन निकालना है कितना है, तो क्या करो, इस धागे को यहां से कट कर दो, जहां टेंशन निकाल वहां उसको कट कर दो। कट कर दिया। कट करने के बाद क्या करो, उन दोनों पार्ट में, उन दोनों एंड्स के बीच में एक स्प्रिंग को घुसा दो। जो भी उस पॉइंट जहां तुमने कट किया था उस पॉइंट पे जो भी टेंशन का मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड वही उसका रीडिंग होगा। सर आप मीटिंग ऑफ कर दीजिए। हाँ लॉक कर दिए। ठीक है चलो। अब तुम देखो इसमें क्या होता है, टेंशन का मैग्नीट्यूड वो मेजर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, समझो। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर ऐसा है, समझो, ये धागा है और ये एक मास है, एक्सीलरेशन 0 है, इक्विलिब्रियम में है, तो इसमें टेंशन कितना होगा? mg। तो अगर हम यहाँ पे क्या करें, हमको यहाँ पे मान लो टेंशन निकालना है, हमको यहाँ पे टेंशन निकालना है, हम इसको काट देते हैं। हमको जिस पॉइंट पे टेंशन निकालना उसको काट देते हैं और उस दोनों एंड के बीच में एक स्प्रिंग घुसा देते हैं। तो समझो इसमें टेंशन का मैग्नीट्यूड कितना है, यहां पर mg, यहां टेंशन कितना होगा? mg। यहां टेंशन कितना होगा? अगर ये धागा होता, अगर स्प्रिंग ना होता, धागा होता, तो इसके अंदर भी टेंशन का मैग्नीट्यूड कितना होता? mg ही होता। तो इसका रीडिंग कितना होगा? mg या मास m। ये कितना बताएगा रीडिंग? इसका बोलेंगे kg में अगर बताना है m, इसका रीडिंग कितना होगा? m। ठीक है, इसका रीडिंग कितना होगा? m। अब समझो इस बात को, अगर ऐसा होता, कैसा? हाँ सर वो साइड से दिख नहीं रहा है। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ये नहीं दिख रहा है ना? अभी ठीक है? यस सर, थैंक यू। देखो ये जो है ना, ये मान लो एक स्प्रिंग बैलेंस हमने लगा दिया और यहां हमने एक ऐसे लगा दिया और पूछेंगे बताओ इसमें रीडिंग क्या होगा? इसकी मास है m, तो बताओ यहां टेंशन कितना होगा? mg। यहां टेंशन, क्योंकि ये एक्सेलरेशन इसका 0 है, तो यहां टेंशन कितना आ जाएगा बताओ? इसमें टेंशन आ जाएगा mg। इस पूरे थ्रेड में टेंशन सेम रहेगा, तो यहां भी टेंशन कितना होगा? mg। यहां टेंशन इसको पुल करेगा mg, यहां भी टेंशन क्या होगा? mg, क्योंकि ये पूरा का पूरा मासलेस है। तो इसके में टेंशन का मैग्नीट्यूड कितना है? mg। तो रीडिंग कितना होगा? m। अब सोचो अगर हम इसको चेंज कर दें इस तरह से, यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं। मैंने दोनों साइड मास m हैंग कर दिया। सर उस साइड का नहीं दिखता। ठीक 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 ठीक। देखो मैं जो बताना चाहता हूं उसको ये देखो, मैं बता रहा हूं, इसको मैं थोड़ा सा एक बार एडजस्ट कर देता हूं अच्छे से। देखो अगर मेरे पास ये एक स्प्रिंग है इस तरह से अटैच्ड है, ठीक है, और मैं इस धागे को पुल कर रहा हूं, खींच रहा हूं, किस फोर्स से? मैं इस धागे को खींच रहा हूं, किस फोर्स से? F फोर्स से। आई एम पुलिंग इट बाय फोर्स F। आई एम पुलिंग दिस स्ट्रिंग बाय फोर्स F।
मैं इस धागे को पकड़ के पूरे F फोर्स से खींच रहा हूं, यानी इसमें टेंशन कितना F, तो इसमें टेंशन कितना होगा, इसमें टेंशन होगा F, क्योंकि पूरा का पूरा मासलेस है, हर जगह टेंशन क्या है, यहां टेंशन F, 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 हर जगह टेंशन F होगा। तो इसका जो रीडिंग होगा वो टेंशन वाइज F होगा, और मास वाइज अगर निकालना चाहते हैं तो F/G हो। ये जो मास तुमको बताएगा ना, ये तुमको बताएगा कि इसमें मास है, अगर तुम मास को देखोगे तो बताएगा F/G, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह करें कि ये एक स्प्रिंग है, सेम क्वेश्चन, ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, एक पर्सन इसको इधर से खींच रहा है और दूसरा पर्सन इसको इधर से खींच रहा है, ये भी F से खींच रहा है, ये भी इसको F से खींच रहा है, दोनों इसको F से खींच रहे हैं। अभी भी ये चलेगा नहीं, अभी भी ये स्प्रिंग जो है स्टैग्नेंट रहेगा, एक ही पॉइंट पे रहेगा। इसमें टेंशन 2F नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, F ही रहेगा। इसमें टेंशन 2F नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, F ही रहेगा। यहां भी इसको ये दीवार खींच रहा था, यहां भी इसको ये वॉल एक्चुअली में इस पॉइंट को खींच रहा था फोर्स F से। ये बात और है कि पहले जो काम वॉल कर रहा था अब वही काम ये पर्सन कर रहा है, पर कोई फर्क नहीं इन दोनों केस में। यहां तुमने इसको F से खींचा तो यहां टेंशन F, यहां टेंशन F, यहां टेंशन F, यहां टेंशन F, एक ही मासलेस स्ट्रिंग है, हर पॉइंट पे टेंशन का मैग्नीट्यूड F। सो इस एंड पे भी टेंशन का मैग्नीट्यूड F, इस एंड पे भी टेंशन का मैग्नीट्यूड F, इसीलिए इसका जो रीडिंग होगा वो F होगा। यहां पे यहां टेंशन F, यहां टेंशन F, यहां टेंशन F, इसमें भी टेंशन F ही होगा, यानी इसकी रीडिंग भी सेम आएगी। यहां 2F नहीं होगा, 0 भी नहीं होगा, समझ रहे हो। अगर वैसे भी ये एंड जब तक फिक्स नहीं होगा इसमें टेंशन क्रिएट भी नहीं होगा। इस एंड को फिक्स करके जो खींचेंगे तब टेंशन क्रिएट होता है। यानी कि इसमें अगर सोचो यहां से मासलेस होता, या हम क्या करते हैं इसको सिस्टम मान लेते हैं, किसको, स्प्रिंग बैलेंस को सिस्टम मान लेते हैं जो मासलेस है। इधर फोर्स कितना F, मान इधर फोर्स कितना F डैश, तो क्या लिखेंगे F माइनस F डैश, नेट फोर्स कितना हो गया F राइट F डैश लेफ्ट, F माइनस F डैश इज 0, बिकॉज मास नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है। F माइनस F डैश इज 0, यानी F डैश इक्वल टू F, उसी टेंशन को निकालता है। सो इसकी रीडिंग सेम आएगी, याद रहेगा। ये एक स्प्रिंग बैलेंस है, एक दूसरा स्प्रिंग बैलेंस है, ये मास है। इन दोनों की रीडिंग कितनी होगी, इन दोनों की रीडिंग कितनी होगी। तो ये बताओ, अगर हम इस स्प्रिंग बैलेंस की जगह एक धागा डाल देते, उस धागे में टेंशन कितना होता mg, क्या इसमें टेंशन mg होता। अगर हम इस धागे की जगह एक, अगर इस स्प्रिंग को की जगह हम एक धागा डाल दें, स्प्रिंग को माने वो एक धागा है, एक स्ट्रिंग है, उसमें टेंशन कितना होता mg। और अगर हम इसको एक धागा मान लें तो इसमें टेंशन क्या होता mg। तो दोनों की रीडिंग क्या आएगी m, इसकी रीडिंग भी m, इसकी रीडिंग भी m। ये मत बोलना कि ये दोनों डिवाइड कर लेगा, m/2 ये ले लेगा, m/2 ये ले लेगा, ऐसा नहीं करेगा। दो स्प्रिंग बैलेंस है, जो टेंशन उसमें पूरे सीरीज में टेंशन सेम रहता है, वही टेंशन इसमें, और दोनों में टेंशन कॉमन है, कितना है mg। तो m ये भी शो करेगा, m ये भी शो करेगा। एग्रीड। अगर ये पैरेलल में होता तब डिवाइड कर लेता, अगर ये पैरेलल में होता, मास का एक मास को दोनों मिल के अगर लिफ्ट करता तब ये हो सकता था आधा ये शो करता, आधा ये शो करता, क्योंकि उस केस में टेंशन mg/2 होता दोनों में, T1 प्लस T2 इज इक्वल टू mg। ठीक है, कोई डाउट यहां पे। अब समझो दूसरी बात, तो स्प्रिंग बैलेंस मेजर्स टेंशन, याद रखना। यानी हो सकता है
कि हम किसी चीज को क्या करते हैं, हम एक ब्लॉक को क्या करते हैं कि इससे हैंग कर देते हैं, इस ब्लॉक से बाद के इसको हम हैंग कर देते हैं, ये हैंग है। अब हम इसको नीचे खींच लेते हैं एक्सटर्नल फोर्स से, तो इसमें टेंशन ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ज़्यादा वेट दिखाएगा, बट एक्चुअली वेट ज़्यादा नहीं हुआ है। क्या ज़्यादा हो गया है? एक्सटर्नल फोर्स, टेंशन ज़्यादा हो गया है, क्योंकि mg के अलावा और भी फोर्सेस ऐड कर रहे हैं। और हम एक मास को स्प्रिंग से हैंग करके नीचे से सपोर्ट दे दें ताकि वो नेचुरल स्टेट में हो, हम उसको नीचे से ब्लॉक को सपोर्ट दे दें ताकि वो नेचुरल स्टेट में हो, और स्प्रिंग का एक एंड छत से हैंग कर रहा है, और स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में, तो स्प्रिंग क्या बता रहा है? वेट जीरो है, बट एक्चुअली वेट जीरो नहीं है, टेंशन जीरो है। स्प्रिंग बैलेंस कभी भी मास मेजर नहीं करता है, वो टेंशन मेजर करता है, इसको याद रखना। अब देखो दूसरी चीज जो मैंने ली थी वो ये ली थी, मैंने बताया था स्प्रिंग में एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन रिलेटिव होता है। स्प्रिंग में एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। रिलेटिव का मतलब है स्प्रिंग में एलोंगेशन या कॉम्प्रेशन जो होता है वो रिलेटिव होता है। ये अगर एक स्प्रिंग है और इसकी नेचुरल लेंथ है मान लो 20 सेंटीमीटर, इस स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करता हूं, इस एंड को मूव कर देता हूं 1 सेंटीमीटर लेफ्ट, और इसको ही मूव कर देता हूं 1 सेंटीमीटर लेफ्ट। मैं इस एंड को भी 1 सेंटीमीटर लेफ्ट मूव कर देता हूं और इसको भी 1 सेंटीमीटर लेफ्ट मूव कर देता हूं। स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन होगा ही नहीं, स्प्रिंग में कोई एलोंगेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमको ये देखना है व्हाट इज द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द टू एंड्स। अगर ये चला 2 सेंटीमीटर और ये भी उसी डायरेक्शन में चला 2 सेंटीमीटर, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। स्प्रिंग अभी भी नेचुरल स्टेट में है, कोई फोर्स नहीं है। अगर मैं इसको फिक्स रखता हूं और इसको 1 सेंटीमीटर खींचता हूं तो रिलेटिव डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, कितने से? 1 सेंटीमीटर से, तो एलोंगेशन 1 सेंटीमीटर हो गया, तो फोर्स आ जो है रहेगा। सिमिलरली अगर मैं इसको मूव कर दूं 1 सेंटीमीटर राइट और इसको मूव कर दूं 4 सेंटीमीटर राइट, मैं इसको अगर 1 सेंटीमीटर मूव कर दूं इधर इस एंड को और इस एंड को 4 सेंटीमीटर, तो रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ गया 3 सेंटीमीटर से, तो एलोंगेशन इज 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको 1 सेंटीमीटर राइट मूव कर दूं इधर और इसको 1 सेंटीमीटर लेफ्ट, तो रिलेटिव डिस्टेंस बढ़ गया कितने से? 2 सेंटीमीटर से। वही लेते हैं जब हम स्प्रिंग फोर्स की बात करते हैं, हम F = kx लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं समझो, व्हाट वी से इज दैट, समझो अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है इस तरह से, इफ आई हैव ए स्प्रिंग प्लेस्ड लाइक दिस, so this is x axis, this is what? X axis, and this is the origin. स्प्रिंग का एक एंड x = 0 पर था, स्प्रिंग का एक एंड A x = 0 पर था, जबकि दूसरा एंड B x = L पर था। ये एंड मान लो, ये एंड जो है ये कहां था? x = 0 पर था, और ये एंड जो है वो कहां पर था? x = L पर था, मान लेते हैं। अब क्या होता है, किसी प्रोसेस से हम क्या करते हैं, इसको मूव कर देते हैं x1, हम इस एंड A को मूव कर देते हैं बाय अमाउंट x1 राइट, और इस एंड B को मूव कर देते हैं बाय अमाउंट x2 राइट। आई एम टेकिंग बोथ हैज प्लस साइन, क्यों? हमने दोनों को राइट वर्ड लिया तो पॉजिटिव ले रहे हैं, किसी एक को नेगेटिव लेफ्ट कर देंगे वो नेगेटिव हो जाएगा। This is x1 right, this is x2 right. So we would say elongation in spring would be equal to x2 minus x1. First thing, elongation would be x2 minus x1. Elongation ही x2 minus, अगर ये पॉजिटिव है तो elongation, नेगेटिव है तो अपने आप कंप्रेशन हो जाएगा, x2 minus x1, ठीक है। This the एलोंगेशन, मतलब अगर ये एंड मूव कर जाए 1 सेंटीमीटर और ये एंड मूव कर जाए 3 सेंटीमीटर, दोनों राइट वर्ड, तो हम कहेंगे दिस इज क्या होगा बताओ? 3 - 1 2 सेंटीमीटर एलोंगेशन। सो स्प्रिंग फोर्स दैट एक्ट्स, स्प्रिंग फोर्स वुड बी इक्वल टू k into delta x means x2 minus x1. This is the tension throughout the spring. This is the tension throughout
पूरे स्प्रिंग में हर जगह टेंशन का यही मैग्नीट्यूड होता है। सो ये पहला चीज और ये दूसरा चीज। तीसरा चीज देखो, इसमें बहुत सारे स्पाइरल हैं, इसमें बहुत सारे स्पाइरल हैं, सर्किल 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 सर्किल, इसमें बहुत सारे स्पाइरल होते हैं। देखो इस स्प्रिंग के अंदर बहुत सारे स्पाइरल होते हैं, एक ये स्पाइरल है, एक ये स्पाइरल, एक ये स्पाइरल, एक ये स्पाइरल, एक ये स्पाइरल। हर स्पाइरल अलग अलग डिस्टेंस मूव करता है, हर स्पाइरल अलग अलग डिस्टेंस मूव करता है, ठीक है। एवरी स्पाइरल, बिकॉज दिस पॉइंट ए, one of the point of the spring located initially at x equal to 0 has moved by x1 distance and this has moved by x2 distance. That means the displacement of this and this from ground frame is not same. ये जितना मूव किया, ये एंड जितना मूव किया और ये एंड जितना मूव किया, दोनों सेम नहीं है। हमको इस एंड का डिस्प्लेसमेंट पता है, हमको इस एंड का ही पता है, हम बाकी पॉइंट्स का निकालना चाहते हैं। I want to find what is the displacement of rest of the points. What is the displacement of rest of the points? तो कैसे निकालेंगे? तो याद रखना, हम लास्ट क्लास में बताए थे, फिर से बता रहे हैं क्योंकि अभी कुछ नए बच्चे भी आए हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो लीनियर फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन का मतलब है y इज इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ वेरियस पॉइंट्स समझो, थर्ड थिंग समझ लो, displacement of various points of spring, various points of spring, displacement of various points of spring is a linear function, is a linear straight line function। मीन्स किस टाइप का होता है? y is equal to mx plus c, y is equal to mx plus c। समझो इसका मतलब क्या बताना चाहता हूं। और तुम जानते हो y is equal to mx plus c में दो अननोन है। यहाँ y क्या है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे यहाँ पे क्या था? x1। ये एक काम करते हैं फॉर सिंपलिसिटी, बिकॉज ये x एक्सिस है, बिकॉज ये x एक्सिस है, तो हम इसको y1 मान लेते हैं। हम इसको मान लेते हैं, मान लो y1 मान लेते हैं। ये था y1, ये था y2। ये y कोऑर्डिनेट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट, और ये x एक्सिस था। तो ये हो गया था y2 माइनस y1, ये हो गया था y2 माइनस y1, और ये हो गया था y2 माइनस y1। तो ये y जो होगा ना उस पार्टिकल का जिसका इनिशियल x कोऑर्डिनेट कितना था? x, ये इस फॉर्म में वेरी करेगा। जैसे इस केस में अगर तुम निकालना चाहते हो, इस केस में कि मान लो जो x इक्वल टू 0 पे था, जो पार्टिकल शुरू में x इक्वल टू 0 पे था उसका तुमको पता है y1 प्लस y1, और जो x इक्वल टू l पे था उसका पता है प्लस y2। तो x इक्वल टू जनरल x पे क्या होगा, किसी और x पे क्या होगा? इसका दो मेथड हमारे पास है। पहला है स्ट्रेट लाइन फंक्शन, हमको दो पॉइंट स्ट्रेट लाइन का पता है, हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा है हाँ, एट x इज इक्वल टू 0, हमको पता है द पॉइंट लोकेटेड एट x इक्वल टू 0। पॉइंट ए की बात करते हैं, पहले हम पॉइंट ए की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन की खासियत होती है, किसी दो पॉइंट का कोऑर्डिनेट पता है तो पूरी स्ट्रेट लाइन निकल जाती है। स्ट्रेट लाइन की खासियत होती है एनी टू पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू फाइंड द स्ट्रेट लाइन। हमको यहाँ दो चीजें हैं, c और m, स्लोप और y इंटरसेप्ट। तो देखो फॉर पॉइंट ए क्या लिखेंगे? एट x इज इक्वल टू 0 द पार्टिकल लोकेटेड एट x इक्वल टू 0 हैव मूव्ड बाय प्लस y1 और नॉट? The particle located at x equal to 0 have moved by plus y1। इसका मतलब यहां पे डाल दो, x का रखो 0, जब x की वैल्यू थी 0, जो पार्टिकल जिस पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कितना था 0, उसके लिए y की वैल्यू डाल दो। तो क्या आएगा? प्लस y1 इज इक्वल टू m इंटू 0 प्लस c। तो c कितना आ गया? y1। c कितना आ गया बताओ? m इंटू 0 0, c आ गया y1। फॉर पॉइंट बी ले लो, पॉइंट बी की बात करते हैं। एट x इज इक्वल टू l द पॉइंट b was located, its coordinate was x equal to l। when x is equal to l the value of y is y2 plus y2, राइट वर्ड गया है ना, प्लस y2, y is equal to plus y2। तो डाल दो, इसकी वैल्यू क्या रखोगे? y2। इसकी वैल्यू क्या रखोगे? l।
सी तो तुमको पता था ही, सी तो तुम पहले ही निकाल चुके हो फर्स्ट इक्वेशन से, कितना था y1। सो यहां से तुम्हारा m भी निकल गया, m कितना आ गया बताओ। So this implies that you are going to get m is equal to, this implies that you are going to get m is equal to, तुमको यहां से m निकल जाएगा, and that m is going to be equal to like this। यहां से आएगा तुमको m is equal to कितना है बताओ, y2 minus y1 by l। तो तुम्हारा m भी निकल गया, तुम्हारा इंटरसेप्ट भी निकल गया, इक्वेशन निकल गया। व्हाट इज इक्वेशन नाउ? फाइनली योर इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। तुम्हारा इक्वेशन ये आएगा, योर इक्वेशन वुड बी लाइक दिस। फाइनली तुम्हारा इक्वेशन कुछ इस टाइप से आ रहा है, एंड दैट इक्वेशन इज, यहां लिखते हैं इस इक्वेशन को, एंड दैट इक्वेशन वुड बी गोइंग टू बी इक्वल टू y इज इक्वल टू mx y2 minus y1 by l into x, y2 minus y1 by l into x प्लस c का मतलब क्या है, c कितना आया था y1, c कितना आया था देखो y1। लेट अस चेक ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन है या नहीं है। यस, ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन है, बिकॉज दिस इज ए कांस्टेंट एंड दिस इज ए कांस्टेंट। क्या ये स्ट्रेट लाइन फंक्शन है? क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है? चेक करते हैं। जब x को 0 रखेंगे, जब इस इक्वेशन में x को 0 रखेंगे तो y कितना आएगा y1, करेक्ट, वैलिड है, सेटिस्फाई कर रहा है। जब इसको रखेंगे l, जब x को क्या रखेंगे x कोऑर्डिनेट l, तो l से l कट गया y2, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, यानी सही है, दिस इक्वेशन इज करेक्ट। नाउ तुम किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हो, तुम किसी भी पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट निकाल, तुमको जानना है कि मिड पॉइंट कितना चला। और ये अगर ये 100 सेंटीमीटर का स्प्रिंग था, समझो अगर स्प्रिंग का लेंथ 100 सेंटीमीटर था, तुमको जानना है जो पार्टिकल 10 सेंटीमीटर पे लोकेटेड था, ये है 100 सेंटीमीटर नेचुरल लेंथ। तुमको जानना है जो इनिशियली जो पार्टिकल 20 सेंटीमीटर पे लोकेटेड था वो कितना मूव किया, यहां उसको डाल दो 20 चलाएगा, यू वुड गेट, तुमको उसका डिस्प्लेसमेंट चलाएगा। और यही रिलेशन किसमें वैलिड होगा? वेलोसिटी में। और यही रिलेशन किसमें होगा? एक्सेलरेशन में। समझो यही रिलेशन वैलिड होता है वेलोसिटी में। इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, ये dy by dt क्या बताएगा? वेलोसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ द स्पाइरल। इस स्पाइरल के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जो स्प्रिंग का पॉइंट, उसकी क्या वेलोसिटी है, ये बताएगा वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल लोकेटेड एट ए पॉइंट हुज कोऑर्डिनेट इज x। ये क्या होगा बताओ? व्हाट इज दिस? दिस इज गोइंग टू, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या होगा बताओ? अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें, आई एम राइटिंग, अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या आएगा? देखो फिर से वही चीज आएगा, v इज इक्वल टू mx प्लस c। सिर्फ फर्क ये पड़ेगा वेलोसिटी ऑफ दिस, अगर इस पार्टिकल की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पे कितनी है v1, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी किसी इंस्टेंट में कितनी है v2, और इस पार्टिकल की वेलोसिटी है v1, इसकी है v2, तो जिस पार्टिकल की कोऑर्डिनेट x इक्वल टू x है उसकी वेलोसिटी आएगी v2 माइनस v1 बाय l, v2 माइनस v1 बाय l इंटू x प्लस v1। अब कहोगे कि सर इसका यूज क्या है? तो लोग मैंने इलास्टिसिटी पढ़ाया नहीं है, जब पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा, और इसका यूज यहाँ भी है, बताता हूँ। हम किसी भी क्वेश्चन को इंटीग्रेट करके नहीं निकालते हैं, हम ग्राफ से निकालते हैं एक स्टेप में। कैसे बता रहा हूँ, पहले इसको समझ लो। यही रिलेशन होगा। इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। जो कांस्टेंट होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट या वेलोसिटी ऑफ द लेफ्ट एंड जो x इक्वल टू 0 पे था, उसका वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट यहां लेते हैं। और ये जो है ना, ये टोटल चेंज राइट माइनस लेफ्ट पर यूनिट लेंथ, ये होता है चेंज पर यूनिट लेंथ। ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट पहले वैल्यू क्या थी, बेस वैल्यू क्या थी v1 या फिर y1, और ये जो होता है ये होता है टोटल चेंज पर यूनिट लेंथ इनटू x। अब समझो यहां पे मैंने दोनों को राइट लिया था, इसीलिए दोनों मेरा प्लस साइन के साथ आया था। देखो अगर ये लेफ्ट होता तो माइनस y1 लेते, अगर ये लेफ्ट होता तो क्या लेते, माइनस y2 लेते। समझो
जैसे मैं एक इलस्ट्रेशन ले रहा हूं इसको बताने के लिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट चीज है. स्प्रिंग इज नॉट जस्ट एफ इक्वल टू के एक्स. यहाँ कोई डाउट है तो बताओ, कि मैं ये जो इक्वेशन है इसका यूज तो मैं अभी बताऊंगा. बाकी इन दोनों में कोई डाउट था 1 और 2 में. पॉइंट 3 का तो क्या डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का तो मैं अभी निकाल रहा हूँ. सर हाँ सर ये जब हमने y इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन l इंटू x प्लस y1 को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब ये v आएगा वेलोसिटी. डिफरेंशिएट ना, हाँ सर. डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी आता है और वेलोसिटी को इंटीग्रेट करने पे डिस्प्लेसमेंट आता है. ओके सर. ठीक है ना. एक बात और बता देता हूँ, यू आर नॉट गोइंग टू गेट दिस इन एनी बुक. तुमको किसी बुक में नहीं मिलेगा. ये सब क्वेश्चन जो है वो कभी न कभी किसी न किसी ओलंपियाड पेपर में या कहीं पूछे गए थे. खैर इसका और भी बहुत सारा यूज है, जब मैं बताऊंगा एसएचएम में जब जाएंगे. देखो स्प्रिंग का बहुत इंपॉर्टेंस है पूरे फिजिक्स में. फिजिक्स में आधे क्वेश्चन, कम से कम आधे क्वेश्चन जो होते हैं पूरे मैकेनिक्स में, उसमें स्प्रिंग जरूर होता है. पूरी एसएचएम स्प्रिंग पे चलती है. पूरी एसएचएम स्प्रिंग पे चलती है. पूरी वर्क पावर एनर्जी स्प्रिंग पे चलती है. स्प्रिंग एक ऐसा चीज है जो हर जगह आएगा, हर जगह. स्प्रिंग को समझना, सिर्फ पढ़ना नहीं, स्प्रिंग को समझना बहुत जरूरी है अंदर जाके. ठीक है, तो हम जितना समझेंगे हमारे लिए काम उतना आसान होता है. अब देखो ऐसा क्यों हो रहा था, ऐसा क्यों हो रहा था कि ये लीनियर फंक्शन था. इसका कोई प्रूफ है कि मैंने वैसे ही बोल दिया? इसका कोई प्रूफ है कि मैंने वैसे ही बोल दिया? है, इसका प्रूफ है. इसका प्रूफ है. इसका प्रूफ क्या है समझो. खैर प्रूफ से पहले मैं तुम्हें बताता हूं कि इसको हम करते कैसे हैं. मान लो मेरे पास एक स्प्रिंग है. ठीक है, ये स्प्रिंग रखा हुआ था कहां से कहां तक, x इक्वल टू 0 से लेकर के और x इक्वल टू l तक रखा हुआ था. ठीक है, ये इसका नेचुरल लेंथ था. मैंने क्या किया, इस एंड को लेफ्ट खींच दिया. मैंने इस एंड को लेफ्ट खींच दिया. किस अमाउंट से, y1 अमाउंट से. और इसको राइट खींच दिया. किस अमाउंट से, y2 अमाउंट से. ठीक है, इसको y1 खींचा, उसको y2 खींचा, यानी y1 नेगेटिव है. तो मैं एक स्टेप में लिख सकता हूं. मैं ये जानना चाहता हूं एक ऐसा पॉइंट, ये तो पॉइंट A था, ये पॉइंट B था. एक ऐसा पॉइंट कहीं पे इस धागे में ही, इस स्प्रिंग में कहीं एक पॉइंट था C, जिसकी x कोऑर्डिनेट कितनी थी, x. इसकी x कोऑर्डिनेट थी 0, इसकी x कोऑर्डिनेट थी l, और यहां कोई पॉइंट है जिसकी x कोऑर्डिनेट थी x. इसको मैं लेफ्ट खींचा y1, इसको y2, तो ये किधर जाएगा, लेफ्ट या राइट, और कितना जाएगा. ये पॉइंट C राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा और कितना जाएगा. तो हमारे पास इसका तरीका है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं. मान लेते हैं ये y चला, मान लेते हैं कि ये y चला. लेट अस सपोज दिस y. Let us suppose this point C in this process of this moving, left end moving leftward by y1 and right end moving right by y2. This end, this moves by y right. Let us suppose that may come out to be negative. I'm not sure. हम लिखेंगे y is equal to mx plus c. c का मतलब होता है इसका डिस्प्लेसमेंट, लेफ्ट एंड ओरिजिन वाले पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि जब यहाँ x को रखोगे 0 तो यही क्वांटिटी बच जाएगा. x इक्वल टू 0 का डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा माइनस y1. क्यों माइनस y1? क्योंकि लेफ्ट गया है. राइट गया होता तो प्लस y1 डालते. दूसरा, यहां से यहां तक का चेंज, फाइनल माइनस ये कितना चला, y2. ये कितना चला, प्लस y2. ये कितना चला, माइनस y1. दिस राइट एंड माइनस लेफ्ट एंड विथ साइन. ये राइट एंड y2, लेफ्ट एंड माइनस y1. राइट चला होता तो प्लस y1 डालते बाय l. तो कितना हो गया, y इज इक्वल टू y2 प्लस y1 बाय l इंटू x माइनस y1. अब बोलोगे सर इसको चेक कर ले, हमेशा चेक कर लिया करो. पुट x इक्वल टू 0 माइनस y1 लेफ्ट वर्ड, करेक्ट. पुट x इक्वल टू l, पुट x इक्वल टू l, यहां डालो x इक्वल टू l, ये और ये कट जाएगा, l और l कट जाएगा, तो प्लस y2, करेक्ट. अब किसी पॉइंट का निकाल सकते हो. अब अगर मैं ये पूछूं, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस स्प्रिंग, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन दिस स्प्रिंग विच डू नॉट मूव. एक ऐसा पॉइंट होगा जो चलेगा ही नहीं.
एक ऐसा पॉइंट है इस स्प्रिंग पे जिसने अपनी पोजीशन नहीं बदली, वो पॉइंट कौन सा होगा? इसको इक्वेट कर दो किससे? जीरो से। इसको इक्वेट कर दो किससे? जीरो से। वो एक्स कोऑर्डिनेट निकल जाएगा जो पॉइंट नहीं चला। यहां जब इसका ग्राफ प्लॉट करोगे इस तरह से आएगा। देखो, अगर तुम डिस्प्लेसमेंट y वर्सेस x कोऑर्डिनेट x का ग्राफ प्लॉट करोगे, अगर तुम डिस्प्लेसमेंट y वर्सेस x कोऑर्डिनेट x का ग्राफ प्लॉट करोगे, यहां प्लॉट करते हैं। देखो, अगर हम यहां पे ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं, किसके किसके बीच में हम ग्राफ प्लॉट करना चाहते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल वर्सेस x कोऑर्डिनेट। तो ये कहां से स्टार्ट होगा? जब x की वैल्यू 0 था, इसकी वैल्यू क्या थी बताओ? जब x की वैल्यू 0 था, इसकी वैल्यू कितनी थी? इसकी वैल्यू थी -y1। देखो, जब x की वैल्यू 0 थी, इसकी वैल्यू थी -y1। ये एक पॉइंट हो गया। कौन सा? कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 0, एलोंगेशन -y1। और दूसरा x कोऑर्डिनेट l, दूसरा क्या होगा बताओ? x कोऑर्डिनेट l, x कोऑर्डिनेट 0, डिस्प्लेसमेंट -y1। ये पॉइंट x कोऑर्डिनेट l, डिस्प्लेसमेंट +y2। इन दोनों को ज्वाइन कर दो। दिस इज द ग्राफ। ये वो पॉइंट है जिसका डिस्प्लेसमेंट 0 है, जो नहीं चलेगा। इसके लेफ्ट के पॉइंट्स, जिस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, उसके लेफ्ट के पॉइंट लेफ्टवर्ड चले होंगे और उसके राइट के पॉइंट राइटवर्ड चले होंगे। एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसका डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं। उस पॉइंट के राइट का पॉइंट, सारा पॉइंट राइट चला है अलग अलग अमाउंट से, क्योंकि इसके राइट का कोई भी पॉइंट देखो अलग अलग अमाउंट से राइट चला है, पॉजिटिव चला है, और इसके लेफ्ट का सारा पॉइंट लेफ्टवर्ड चला है, बट ये पॉइंट चला ही नहीं। ये वो पॉइंट है जो रिस्ट पे रहेगा। और बाद में हम जब वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे बता रहे हैं तुमको। ये पॉइंट तो चला ही नहीं, जो पॉइंट चला नहीं उसको दीवार मान लो। क्या मान लोगे? वॉल। जो पॉइंट चला नहीं, रेस्ट पे रहा, उसको दीवार मान लो। जो चीज चला ही नहीं वो वहां से काट दो स्प्रिंग को, और मानो कि एक दीवार था, लेफ्ट स्प्रिंग लेफ्ट कनेक्टेड है, राइट स्प्रिंग राइट कनेक्टेड है, और तुम्हारा क्वेश्चन एक स्टेप में बन जाएगा। जब दोनों एंड पे ब्लॉक चलता है ना, इस एंड पे भी इस एंड पे भी, बड़ा खतरनाक क्वेश्चन होता है। जब एक ब्लॉक, एक स्प्रिंग के दोनों एंड पे ब्लॉक लगा दिया जाता है, इसको राइट इसको लेफ्ट जो है किया जाता है, उसको करने का दो बहुत आसान तरीका होता है। एक होता है सेंटर ऑफ मास फ्रेम, और दूसरा होता है स्प्रिंग को काट दो। वो पॉइंट निकालो जो चला ही नहीं, जो चला नहीं वो फिक्स, यानी इसके लेफ्ट का स्प्रिंग अलग बिहेव कर रहा है, इसके राइट का स्प्रिंग अलग बिहेव कर रहा है, दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट अलग अलग है। इसको एक स्प्रिंग मान लो K1, इसको एक स्प्रिंग मान लो K2, इसको अलग सॉल्व कर दो, इसको अलग सॉल्व कर दो, आ जाता है आंसर। एक मिनट, मोबाइल का चार्जर है। ठीक है, यही वेलोसिटी के साथ होता है, यही वेलोसिटी के साथ होता है। ठीक है, यही वेलोसिटी के साथ होता है। हम बताएंगे आपको इसमें और ज़्यादा। ठीक है, तो इसको यूज़ करना। स्प्रिंग एक बार नहीं आएगा, स्प्रिंग कम से कम फिजिक्स में 10 बार आएगा। दूसरी बार जब स्प्रिंग पे हम स्ट्रेस करेंगे जब वर्क एनर्जी पावर आएगा। तीसरी बार स्ट्रेस करेंगे जब जब आएगा वो SHM। चौथी बार जो आएगा जब करेंगे, बहुत बार आएगा स्प्रिंग, कहने का मतलब है। ठीक है, हालांकि मैंने नोट्स में कुछ ज़्यादा दिया है कंपेयर टू जो मैंने इधर पढ़ाया है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? बताओ, प्रूव कर दें। हम प्रूव कर देते हैं ये क्यों होता है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, ये लीनियर फंक्शन क्यों होता है। इसका मतलब इन जनरल जब हम इस टाइप की चीजें लेते हैं, इस टाइप की चीजें लेते हैं, और ये आईटी ने 2-3 बार पूछा है, कभी स्प्रिंग में, कभी SHM में, कभी किसी में। देखो, अगर हमारे पास ये फिक्स्ड स्प्रिंग होता, ये एंड फिक्स्ड होता, और तुम इसको खींचते,
बाय डिस्टेंस x। तो यहां से यहां तुम इसको खींचते बाय डिस्टेंस y, तो यहां से कोई पार्टिकल जिसकी कोऑर्डिनेट कितनी होती, x होती, जिसकी इनिशियल कोऑर्डिनेट कितनी होती, x होती, ठीक है ना। और x इक्वल टू एल का पार्टिकल y डिस्टेंस चला है, तो x इक्वल टू x का पार्टिकल कितना डिस्टेंस चलेगा, ये तुम निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, सिंपली वही y इज इक्वल टू, इन जनरल मान लो ये y नॉट था, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। नाउ c का मतलब क्या है बताए हैं, लेफ्ट एंड का डिस्प्लेसमेंट 0। ये एंड कितना चला, 0 फिक्स है, तो कांस्टेंट हो गया 0। यहां difference in the total difference in the elongation displacement by per unit length, y naught minus 0, y naught minus 0 by l। बताओ, ये y naught ये 0, तो फाइनल माइनस इनिशियल by l into x, so y becomes equal to y naught by l into x। गेटिंग, कुछ भी डाल दो, x इक्वल टू 0 डाल दो 0 आएगा, x इक्वल टू l डाल दो y नॉट आएगा, x इक्वल टू l बाई 2 डाल दो, कितना आएगा, y नॉट बाई 2 आएगा। अलग अलग डिस्प्लेसमेंट अलग अलग पार्टिकल का होगा, ठीक है, ये भी कर सकते हैं। अब जरा देखो ये कैसे आता है, ये कैसे आता है। फिजिक्स में हर चीज का प्रूफ होना ही चाहिए, प्रूफ नहीं है तो वो मेथड वैसे ही गलत हो जाता है। देखो ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, हम इसमें कोई 3 पार्टिकल ले लेते हैं, एक पार्टिकल ले लेते हैं A, दूसरा पार्टिकल ले लेते हैं B, और तीसरा पार्टिकल हम कहीं और ले लेते हैं C। हम कहते हैं, मान लेते हैं इसकी x कोऑर्डिनेट थी 0, इसकी x कोऑर्डिनेट थी L, और इसकी x कोऑर्डिनेट थी मान लो x, इन जनरल x। हमने क्या किया, 3 पार्टिकल ले लिए हैं, एक लेफ्ट हैंड, एक राइट हैंड, और एक कोई भी पॉइंट जो हमारी इच्छा हुई x इक्वल टू l। हम कह रहे हैं, मान लेते हैं ये मूव कर गया, ये पॉइंट मूव कर गया बाय अमाउंट, ये पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट A जो है मान लेते हैं वो मूव कर गया बाय अमाउंट y1, पॉइंट B जो है वो मूव कर गया बाय अमाउंट y2, और पॉइंट C जो है वो लेट अस सपोज इट मूव्स बाय अमाउंट y, लेट, यही हमको निकालना है। हमको y1 y2 पता है, बट हमको y नहीं पता है। इफ लेफ्ट एंड मूव्स बाय y1, राइट एंड मूव्स बाय y2, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट y। तो हम क्या करते हैं, एक बार स्प्रिंग AB लेते हैं। अगर हम स्प्रिंग AB ले लें, पूरे स्प्रिंग A से लेकर B तक, इसके लिए हम क्या लिख देंगे, F इज इक्वल टू kx। ये लिखेंगे ना, इसमें टेंशन निकालना है, इसमें टेंशन निकालना है, लेट द टेंशन बी F। पूरे स्प्रिंग में टेंशन का मैग्नीट्यूड कितना है, F है। अगर हम AB को स्प्रिंग को सिस्टम मान लें तो क्या लिखेंगे, F इज इक्वल टू KAB इंटू L, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ AB इंटू चेंज इन लेंथ इन AB, चेंज इन लेंथ इन AB। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, बताओ, KAB स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ AB स्प्रिंग, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, व्हाट इज द चेंज इन लेंथ, बताओ A से B तक में चेंज कितना है, ये y2 गया, ये y1 गया, तो y2 माइनस y1। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। समझो, स्प्रिंग AB में टेंशन निकाल रहे हैं, स्प्रिंग AB में टेंशन निकाल रहे हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ AB लेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ AB इनटू चेंज इन लेंथ इन AB, y2 इधर y1 इधर, टोटल चेंज इन लेंथ, एलोंगेशन कितना है, y2 माइनस y1। अब चले आओ स्प्रिंग AC, AC को ले लो, इसको ले लो, सिर्फ इस पार्ट को ले लो। इसमें बताओ, अगर हम इसमें टेंशन निकालना चाहते, वही टेंशन तो सेम रहेगा ना, चाहे किसी पार्ट को लो, टेंशन तो पूरे सीरीज में क्या होता है, सेम होता है। टेंशन सेम, F किसके इक्वल होगा, K ऑफ AC, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ पार्ट AC इनटू एलोंगेशन इन पार्ट AC, AC पार्ट का स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डेल्टा L इन AC। सो F इज इक्वल टू आ जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ AC इनटू व्हाट इज एलोंगेशन इन द पार्ट AC
AC पार्ट ऑफ स्प्रिंग में कितना एलोंगेशन होगा, ये चला y1, ये चला y, तो इस AC में जो है एलोंगेशन कितना हो जाएगा, y माइनस y1। दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, तो क्या आएगा बताओ, ये f और ये f सेम है। तुम जानते हो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सो ये जो k AB होगा, तो यहां से देखो k AB इंटू y2 माइनस y1 इज इक्वल टू k AC इंटू y माइनस y1। k AB बाई k AC, k होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, k होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसका मतलब है k AB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई AB, ये क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनल टू 1 बाई AB मींस 1 बाई L, और ये प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, 1 बाई AC, AC का लेंथ कितना था x, तो इसके बदले क्या डाल दोगे, y2 माइनस y1 बाई L इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई x। y2 k AB इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AB, यहां डालोगे नीचे में लेंथ क्या डालोगे, AB, AB मतलब कितना है L, और यहां क्या डालोगे रेसिप्रोकल में AC, AC मतलब कितना है x, वही चीज तो है, वही चीज तो है स्ट्रेट लाइन फंक्शन, y2 माइनस y1 बाई L माइनस 0 इज y माइनस y1 बाई x माइनस 0, वही आएगा। ठीक, इसको याद रखना, इसको याद रखना। दूसरा बात, अब हम इसमें बहुत सारी चीजें थी, हमने एक सीरीज पैरेलल बताया था, मैंने लास्ट क्लास पढ़ाया था सीरीज में क्या होता है, स्प्रिंग में, पैरेलल में क्या होता है, उसको होगा तो बाद में लेंगे फिर से। वैसे नोट्स में है, देखना नोट्स में कुछ समझ नहीं आएगा तो पूछना, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम स्प्रिंग पे देना नहीं चाह रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा टाइम किसी टॉपिक पे नहीं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, ठीक है, अब देखो यहाँ किसी कोई डाउट था, ठीक है। अब देखो, स्प्रिंग फोर्स की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, क्या होती है भाई, स्प्रिंग फोर्स की, जो मैं लास्ट क्लास में बता रहा था, स्प्रिंग फोर्स नॉन इंपल्सिव होता है। नॉन इंपल्सिव का मतलब है, देखो स्प्रिंग अपने में फोर्स कैसे क्रिएट करता है, हाउ स्प्रिंग क्रिएट्स ए फोर्स इन इटसेल्फ, अपने अंदर एक स्प्रिंग कैसे फोर्स क्रिएट करता है, उस पर जब कुछ फोर्स लगता है वो अपनी लेंथ को बढ़ाता है, तो जब उस पर कोई फोर्स लगता है वो लेंथ को बढ़ाता है, जैसे 3 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर एलोंगेट करता है, यानी वो अपने डिस्प्लेसमेंट को 0 से लेकर 3 सेंटीमीटर ले जाता है और तब उसकी फोर्स चेंज होती है। उसी तरह से अगर उसमें फोर्स घटना है, डिक्रीज करना है, वो अपने इस लेंथ को, एलोंगेटेड लेंथ को रिलैक्स करता है। और तुमको पता है डिस्प्लेसमेंट कभी भी इनफाइनाइट वेलोसिटी से नहीं हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट जब भी होगा तो फाइनाइट वेलोसिटी से होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी स्प्रिंग अपने लेंथ को बदलना चाहेगा, किसी भी फोर्स, नए फोर्स पे एडजस्ट करने के लिए स्प्रिंग को अपना फोर्स बदलना पड़ेगा, और इस फोर्स को बदलने में वो टाइम लेगा। क्यों टाइम लेगा, क्योंकि उसकी स्पीड कभी इनफाइनाइट नहीं हो सकती है। इसीलिए t इक्वल टू 0 माइनस पे किसी भी चेंज के जस्ट पहले जो स्प्रिंग में एलोंगेशन था, वही एलोंगेशन t इक्वल टू 0 प्लस पे भी होगा। जैसे ही तुम स्प्रिंग में कोई भी चेंज करोगे, कुछ मास हटाओगे या ऐड करोगे, तो अब स्प्रिंग उस नए वैल्यू पे जाने में थोड़ा सा टाइम लेगा। यानी हम ये कह सकते हैं स्प्रिंग की फोर्स सडनली नहीं बदलेगी, थोड़ा टाइम लेगा। इसलिए जस्ट आफ्टर एनी चेंज स्प्रिंग फोर्स रिमेन्स सेम। समझना इसको, स्प्रिंग फोर्स इज ऑलवेज नॉन इंपल्सिव। स्प्रिंग फोर्स इज नॉन इंपल्सिव। अब इंपल्स क्या होता है मैंने बताया नहीं, ये तो टॉपिक ही यहाँ पे नहीं है। नॉन इंपल्सिव का मतलब है ये कभी भी सडनली चेंज नहीं होगा। इट डू नॉट चेंज सडनली, इट डू नॉट चेंज सडनली, it takes finite time, it takes finite time to respond to any change in force। इसका मतलब है
spring force K delta x in any spring T is equal to 0 minus just before T is equal to 0 is same as K delta x just after T is equal to 0, 0 plus. Just after any change spring force remains same. अब समझो, जबकि टेंशन नॉर्मल ये सब अपना वैल्यू तुरंत बदल लेते हैं. टेंशन है नॉर्मल, टेंशन normal, these are all impulsive forces. They are impulsive forces. They change their value suddenly, they respond suddenly. Within no time उनका वैल्यू जो है चेंज हो जाता है. They are impulsive forces. अब समझो मैं जो बताना चाहूँ, हालांकि ये पूरा इम्पल्स दोबारा आएगा सेंटर मास कोलिजन मोमेंटम में, मैं पूरा इम्पल्स फोर्स दोबारा आएगा. हाँ सर, जो नॉन इम्पल्सिव फोर्स होता है वो मोमेंटम को चेंज नहीं करता है ना? क्यों नहीं करेगा चेंज? क्यों नहीं करेगा चेंज? कोई भी फोर्स मोमेंटम को चेंज करता है. फोर्स वेलोसिटी चेंज करता है ना? यस सर. फोर्स वेलोसिटी चेंज करता है. कोई भी फोर्स हो, चाहे वो छोटा हो या बड़ा फोर्स हो, वेलोसिटी चेंज करता है. और मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी होता है, तो क्या दिक्कत है? इम्पल्स का सिर्फ मतलब ये होता है, समझो, अगर मोमबत्ती जल रही है रात में, कैंडल जल रहा है, और जब थंडर होता है ना, लाइटनिंग होता है आकाश से, तो उस मोमबत्ती दिखाई नहीं देता है, मोमबत्ती गॉन हो जाता है. कहने का मतलब ये है, ए फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ए फोर्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी फॉर ए फाइनाइट टाइम, वेरी स्मॉल टाइम. इम्पल्स का मतलब क्या होता है समझो. अभी वैसे इसको बताने का वो तो नहीं है, लेकिन फिर ही बता देता हूँ. चलो, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स है 10 न्यूटन. फ्रिक्शन का फोर्स होता है, एक फोर्स उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स. देखो यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है 10 न्यूटन. कितना है? ये रफ सरफेस है, तो यहाँ पे फ्रिक्शन का फोर्स है 10 न्यूटन. फ्रिक्शन है 10 न्यूटन, ठीक है. तुमने यहाँ एक फोर्स लगाया है, कितना? 20 न्यूटन. तुमने इसके ऊपर एक फोर्स लगा दिया 20 न्यूटन, ठीक है. तो ये बताओ, और इसकी मास कितनी है? इसकी मास है 1 kg मान लो. और ये फोर्स कितनी देर तक एक्ट किया? T इक्वल टू मान लो ये T इक्वल टू 5 सेकेंड तक एक्ट किया, ठीक है ना. इसको बोलते हैं फोर्स. इसको क्या बोलते हैं? फोर्स. फोर्स कितना है? 20 न्यूटन. 20 तुमने लगाया, और फ्रिक्शन कितना लगाया? 10 न्यूटन. तुमने लगाया 20 न्यूटन, फ्रिक्शन का जो फोर्स है वो क्या है? 10 न्यूटन. तो नेट फोर्स कितना बच गया? 10 न्यूटन. बताओ, तुमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, और फ्रिक्शन इसके मोशन को अपोज करेगा. तुमने लगाया 20 न्यूटन, फ्रिक्शन अपोज करेगा 10 से, तो नेट फोर्स कितना हो गया? 10. तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 10/1, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो टाइम 5 सेकंड में इसकी स्पीड क्या होगी? निकाल लोगे ना, v इक्वल टू u प्लस 80 कर लोगे. अब क्या करो, इस 20 को बना दो, इस 20 को बना दो, इस 20 को मल्टीप्लाई कर दो, इस 20 को मल्टीप्लाई कर दो. 20 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन. कितना कर दो? 20 इंटू 10 टू द पावर 6 न्यूटन. कितना हो गया? कितना लाख करोड़ हो गया? कितना हो गया बताओ? 1, 2, 3, 4, 5, 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, 20 लाख. कितना हो गया? 20 लाख कुछ होगा. यस सर. 20 लाख न्यूटन. इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको 10⁻6 से डिवाइड कर दो. यानी इसकी वैल्यू को कर दो, नई वैल्यू 5 माइक्रो सेकेंड. इसकी वैल्यू कितनी कर दो? 5 माइक्रो सेकेंड. दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम रखो, फोर्स इंटू टाइम सेम रखो. इसको जिससे मल्टीप्लाई किए, इसको इससे डिवाइड कर दो. अब ये जो है ना, ये हो गया इंपल्सिव फोर्स. अब चूंकि इंपल्सिव फोर्स कितने देर के लिए लगा? 5 माइक्रो सेकेंड में खत्म हो गया. लगा और खत्म हो गया. 5 माइक्रो सेकेंड लगा. लेकिन जितना देर ये लगा, जितना देर ये लग रहा था, उस समय 2 फोर्स थे. एक था 20 लाख न्यूटन और एक था 10 न्यूटन.
ये 10 न्यूटन ना किसी कोने में बैठ के सोच रहा होगा क्या हो रहा है, ये 10 न्यूटन दिखेगा भी नहीं, जितना देर रिएक्ट करेगा ना ये गॉन हो जाएगा, इसका होना ना होना बराबर है, क्योंकि दिस माइनस दिस यही हो। इसीलिए जब भी इम्पल्स ऐड करता है तो सारे कांस्टेंट फोर्सेस गॉन हो जाते हैं, mg, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स QE, समझ रहे हो ना। स्प्रिंग तो वैसे ही जीरो रहता है, जितना देर में ये खत्म हो जाता है उतनी देर के बाद स्प्रिंग को पता चलता है कुछ हुआ था। स्प्रिंग को जब तक पता चलता है कुछ हुआ तब तक तो खत्म हो चुका है ये कहानी। इसलिए जब स्प्रिंग लेते हैं ना और कोई बुलेट उसको हिट करता है या कोई ग्रेविटेशन बुलेट हिट करता है या यहाँ पे बुलेट इसको हिट करेगा, बुलेट का हिट करना इंपल्सिव फोर्स होता है, बैट का बॉल को हिट करना इंपल्सिव फोर्स होता है, दो ट्रेन में कोलिजन होना इंपल्सिव फोर्स होता है, कोई टाइम नहीं लगता है, पलक झपकते ही सब काम खत्म हो जाता है, तब तक तो इसको पता भी नहीं चलता है, सारे कांस्टेंट फोर्स देखते रह जाते हैं क्या हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो स्पीड होगा, देखो यहाँ जो स्पीड आ रहा था वो फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट था, बट यहाँ जो स्पीड आएगा वो फ्रिक्शन ना होता तो भी वही आता। इन दोनों का इफेक्ट इसके खत्म होने के बाद इतने टाइम के बाद जब ये फोर्स इतने टाइम में खत्म होगा तब जो उसको स्पीड मिलेगा वो इसके होने या ना होने पे डिपेंड नहीं करता है। इसको बोलते हैं इंपल्सिव फोर्स। इंपल्स का मतलब होता है फोर्स टेंडिंग टू इंफिनिटी, टाइम टेंडिंग टू जीरो, फोर्स इनटू टाइम इज फाइनाइट। और अल्टीमेटली जो वेलोसिटी का चेंज होता है वो फोर्स इनटू टाइम पे डिपेंड करता है, फोर्स या टाइम पे डिपेंड नहीं करता है। फोर्स को बढ़ा दो, टाइम को घटा दो, वही इफेक्ट वही आएगा। ये देखेंगे जब इंपल्स में, इंपल्स में बहुत अच्छे से बताएंगे धागे में इंपल्स कब होता है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम क्या होता है, इसलिए बता रहे हैं। बहुत सारी चीज़, बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी नॉलेज जिसको हम कहते हैं रियल का नॉलेज, जो रियल का नॉलेज फिजिक्स का है वो तो अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ है। अभी तक हम लोग खाली मैथ कर रहे हैं। वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। हमको यहाँ से कहीं कोई IIT में फ़ायदा, अब तक हमने जितना पढ़ा है, अब तक हमने जितना सिलेबस पढ़ा है 5% भी नंबर उसमें से नहीं आने वाला है IIT में। एक ग्रेविटेशन खत्म करोगे, एक मॉडर्न खत्म करोगे, एक चौथाई पेपर खत्म हो जाता है। मॉडर्न फिजिक्स मीन्स 1/4 ऑफ पेपर एंड इट टेक्स 10% ऑफ टाइम एज कंपेयर टू काइनेमेटिक्स, न्यूटन्स लॉज, प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस एंड दैट। इसीलिए 11th के बच्चों से 12th में क्वेश्चन नहीं बनता है। 11th में पढ़ते ही क्या है, वेक्टर, 1D मोशन अंडर ग्रेविटी, धीरे धीरे आराम से पढ़ते हैं। तो वेव्स एक टॉपिक है जिससे इतना क्वेश्चन आता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड, यही सबसे क्वेश्चन आता है। इन सबसे क्यों आया क्वेश्चन, ये सब तो पता है उनको कि हमको अगर रिलेटिव मोशन पूछना ही होगा तो हम क्यों इसमें पूछेंगे। हम ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे रिलेटिव मोशन का कि रोटेशनल मोशन में एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो बिना रिलेटिव मोशन का ज्ञान हुए बनेगा ही नहीं। इसका बेसिक रिक्वायर्ड है बट डेप्थ कहीं रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, समझो इस बात को। अब इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। हम क्या कह रहे हैं समझो, चाहे वो धागा हो चाहे वो स्प्रिंग हो, दो चीजें होती हैं। अब समझो क्वेश्चन कैसा होता है। एक सिस्टम होगा जिसमें एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन होगा, कुछ भी होगा, तुम उसमें कुछ कट कर दोगे, किसी चीज को काट दोगे, बोलेगा अब क्या होगा। तो याद रखना, जिस चीज को कट कर दिया वो तो खत्म हो गया। जिस स्प्रिंग को कट कर दिया, इट्स फोर्स वैनिश। स्ट्रिंग को कट कर दिया, जिस स्ट्रिंग को कट कर दिया उसका ही फोर्स वैनिश, उसमें तो फोर्स ही नहीं रहा। जिसको कट कर दिया वो तो रहा ही नहीं, तो जब कुछ है ही नहीं तो फोर्स क्या रहेगा। लेकिन जिसको कट नहीं किया, अब देखो जिसको कट नहीं किया, स्प्रिंग नॉट कट, जिस स्प्रिंग को तुमने कट नहीं किया और जिस स्ट्रिंग को तुमने कट नहीं किया, जिसको कट कर दिया चाहे वो स्प्रिंग हो या स्ट्रिंग हो, उसमें तो फोर्स वैनिश हो जाएगा, उसका तो फोर्स नहीं रहेगा। बट तुमने जिस स्प्रिंग को कट नहीं किया है उसमें K डेल्टा X यानी उसका जो स्प्रिंग फोर्स था, टेंशन रिमेन सेम जस्ट आफ्टर कटिंग।
किसी को भी तुमने कट किया, रिमेन सेम जस्ट आफ्टर इवेंट, जस्ट आफ्टर द चेंज। कोई भी चेंज करोगे ये फोर्स नहीं बदलेगा, बट ये बदल जाएगा। इसमें जो टेंशन T था वो नया वैल्यू ले लेगा। इट गेट्स न्यू वैल्यू, इट अटेन्स न्यू वैल्यू, इट सडनली चेंजेस टू न्यू वैल्यू, इट सडनली चेंजेस टू न्यू वैल्यू T डैश, न्यू वैल्यू T डैश। पहले T था, अब सडनली हो जाएगा T डैश। टू हैव सेम एक्सीलरेशन ऑफ इट्स टू एंड्स। वो अपना वैल्यू इस तरह से लेगा कि उसके जो दो एंड हैं, दोनों एंड की, उस धागे का दोनों एंड सेम एक्सीलरेशन से मूव करना चाहिए। T डैश टू हैव न्यू एक्सीलरेशन ऑफ इट्स एंड्स। फॉर एग्जांपल समझो, ये एक धागा है, ये एक स्प्रिंग है, इसकी मास है m, इसकी मास है 2m, और सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। हर जगह नेट फोर्स 0 है, कोई मोशन नहीं है। द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। सिस्टम पूरी की पूरी तरह से इक्विलिब्रियम में है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यहां पर अगर स्प्रिंग में टेंशन कितनी है, k डेल्टा x, तो क्या लिख दोगे? k डेल्टा x इक्वल टू क्या लिख दोगे? 2mg। इसको जब इसका जब एफबीडी बनाओगे तो क्या लिखोगे? mg नीचे, 2mg नीचे और k डेल्टा x ऊपर। अगर इस स्प्रिंग में एलोंगेशन डेल्टा x था तो k डेल्टा x ऊपर और 2 टाइम्स ऑफ mg नीचे, तो k डेल्टा x बैलेंस करना चाहिए 2 टाइम्स ऑफ mg को। करेक्ट? बताओ इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स था, इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स था? एक फोर्स था नीचे, कितना फोर्स था इसके ऊपर? 2mg। एक फोर्स था ऊपर, जो अगर इस स्प्रिंग में एलोंगेशन है डेल्टा x तो k डेल्टा x ऊपर, तो अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस होना है, तो k डेल्टा x इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ mg। अब बताओ इसके ऊपर यही जो स्प्रिंग में एलोंगेशन था, जो इसको पुल कर रहा था ऊपर, इसको पुल करेगा नीचे। इस मास के ऊपर कौन कौन सा फोर्स होगा सो बताओ? इस मास के ऊपर एक फोर्स होगा नीचे की तरफ, कितना होगा? k डेल्टा x। किसके ऊपर होगा? 2mg। दूसरा इसके ऊपर एक टेंशन होगा यहाँ पे, इसमें मान लेते हैं टेंशन T है, एक इसके ऊपर टेंशन होगा T, ये T और एक और फोर्स होगा, इसका वेट होगा ना, इसका वेट कितना होगा? mg। बताओ इसके ऊपर एक स्प्रिंग इसको खींच रहा है नीचे k डेल्टा x से, जिसकी वैल्यू थी 2 टाइम्स ऑफ mg, यहां से निकला था। एक इसका वेट था mg, एक ऊपर था टेंशन, तो टेंशन किसके इक्वल हो जाए बताओ? दिस प्लस दिस, यानी 3mg होगा ना। कोई डाउट? अब कैंची लो, इस धागे को काट दो, कैंची लो, इस धागे को काट दो। जैसे इस धागे को काटोगे, पूछेगा इस धागे को काटने के बाद इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालो। जस्ट आफ्टर कटिंग द अपर स्ट्रिंग विद अ ब्लेड, विद अ सीजर, इन दोनों का एक्सेलरेशन निकालो तो क्या होगा? जिसको काटा वो गया। अब देखो, एक इस ब्लॉक को लो और एक इस ब्लॉक को लो। ये कौन सा ब्लॉक है? 2m। ये कौन सा ब्लॉक है? इसको तुमने काट दिया। तुमने क्या किया? इसको काट दिया। इसको काट दिया तो ये क्या हो गया? वैनिश हो गया। टेंशन रहा ही नहीं, धागे में टेंशन नहीं रहा। जिसको काटा उसका टेंशन वैनिश, पहली बात। दूसरी बात, स्प्रिंग तो अभी भी एलोंगेटेड है। स्प्रिंग अभी एलोंगेशन थोड़ी खत्म हो गया सडनली, उसको टाइम लगेगा। अभी जो स्प्रिंग का फोर्स वही रहेगा, जिस स्प्रिंग को तुमने काटा नहीं था उसमें वही रहेगा जो पहले था। यानी अभी भी ये फोर्स k डेल्टा x वही है जो पहले था, नो चेंज। कितना था पहले? 2mg। इसकी वेट तो वो है ही, कितनी है? mg। तो बताओ इसके ऊपर नेट फोर्स कितना है? अभी भी स्प्रिंग एलोंगेटेड स्टेट में है, अभी इसके ऊपर फोर्स कितना है? 2mg। वेट कितना था इसका?
mg, ये वैनिश कर गया था, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा 3 mg, तो इसकी एक्सीलरेशन हो जाएगी 3g नीचे, 3 mg बाय m। अब इसको देखो, इस पे ऊपर की तरफ फोर्स जो k डेल्टा x इस धागे को कट करने के पहले था वही अभी भी होगा, तो ये k डेल्टा x सेम रहेगा, कितना होगा 2 mg ऊपर की तरफ होगा ना। एक इसका वेट तो भी है ही, वेट तो है ही, तो नेट फोर्स कितना हो गया इसके ऊपर 0, तो इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा 0। जस्ट आफ्टर कटिंग द थ्रेड दिस ब्लॉक मूव्स डाउन with acceleration 3g and this block remains at rest. This block have acceleration 0. This block have acceleration 0. ठीक, दूसरा इलस्ट्रेशन लेंगे। पहले ये बताओ, यहाँ कोई डाउट है किसी को? जिसको काटा वो तो गया, जिसको नहीं काटा उसमें दो चीजें हैं, एक धागा और एक स्प्रिंग। स्प्रिंग में फोर्स चेंज नहीं होगा, स्प्रिंग में फोर्स चेंज नहीं होगा। कुछ भी चेंज करोगे, स्प्रिंग का चेंज हमेशा टाइम लेता है, स्प्रिंग का चेंज हमेशा टाइम लेता है। थर्मोडायनेमिक्स में इस टाइप के प्रोसेस बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। हीट का ट्रांसफर हमेशा टाइम, कोई भी प्रोसेस जो बहुत सडन होता है उसको बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। वॉल किसी भी टाइप का हो, बहुत फास्ट प्रोसेस एडियाबैटिक होता है, उसमें हीट एक्सचेंज नहीं होता है, हीट हमेशा टाइम लेता है। उसी तरह से यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग फोर्स। एक और लेते हैं इलस्ट्रेशन, कुछ भी इलस्ट्रेशन ले सकते हैं, मैंने एक डीपीपी भी शेयर किया। हाँ सर, ये जब स्ट्रिंग को काटा था ना, वो वाला केस एक बार फिर से समझा दीजिए। ये स्ट्रिंग को जो कट किया था ना, हाँ सर। स्ट्रिंग को कट किया तो स्ट्रिंग वैनिश हो गया, स्ट्रिंग को कट किया तो स्ट्रिंग तो रहा नहीं, ये टेंशन खत्म हो गया। बाकी ना तो वेट चेंज हुआ ना तो के चेंज हुआ, तो ये खत्म हो गया ना। बाकी इस पूरे डायग्राम में ना तो वेट चेंज हुआ और ना के डेल्टा एक्स चेंज हुआ। तो अब यही वही डायग्राम यहाँ पे बताओ, ना तो वेट चेंज हुआ ना के डेल्टा एक्स चेंज हुआ, ये वही रहा, ये वही रहा, ये वही रहा, ये वही रहा, खाली टेंशन वैनिश कर गया था। तो उससे हम निकाल सकते हैं। हम एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, थोड़ा सा इससे बड़ा या थोड़ा सा अलग टाइप का, समझना इस बात को। जिसको कट किया वो चला गया, जिसको कट नहीं किया है उसमें दो टाइप की चीजें हैं, एक स्ट्रिंग है और दूसरा स्प्रिंग है। तो समझो इस बात को कि अगर मैं ऐसा कर दूं, ये एक स्प्रिंग है, ये दूसरा स्प्रिंग है, ठीक है। मास कुछ भी ले सकता हूं, मेरी मर्जी है। मान लो मैं इसका मास ले लेता हूं m, इसका मास कितना ले लूं, m भी ले सकता हूं, 2m भी ले सकता हूं, 3m भी ले सकता हूं, कुछ भी ले सकता हूं। तो चलो मैं इसका मास ले लेता हूं सपोज 2m, इसका मास ले लेता हूं 3m। ये दो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है मैटर नहीं करता है, K1 है मान लो और K2 है, ठीक है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, शुरू में सिस्टम इक्विलिब्रियम में, इसका मतलब है मैं पहले इसका इक्विलिब्रियम लिख रहा हूं। mg नीचे कितना 3 mg नीचे, करेक्ट। इसका वेट, इसमें K2 डेल्टा x, K2 डेल्टा x2 ऊपर, ठीक, दो ही फोर्स है, mg नीचे K2 डेल्टा x2 ऊपर। बिकॉज इक्विलिब्रियम में है तो इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल होगी, इसकी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल हो जाएगी, दिस माइनस दिस इज 0, ये 3 mg होगा ना, खत्म। अब यहां पर आओ, 2 mg नीचे, इसका वेट, दूसरा यही स्प्रिंग फोर्स जो इसमें K2 डेल्टा x2 था, जो इसको पुल कर रहा था ऊपर, वही इसको पुल कर रहा होगा नीचे, करेगा ना। ये कितना है बताओ, व्हाट इज दिस, K2 डेल्टा x2, जो कि किसके इक्वल होगा 3 mg के, होगा ना। और यहां पर एक ऊपर फोर्स लग रहा होगा, कितना K1 डेल्टा x1 लगेगा ना। इसमें टेंशन का नाम दे दो K1 डेल्टा x1, हमको डेल्टा x1 क्या है उससे मतलब नहीं है। ये होल कॉम्बिनेशन इन दोनों को बैलेंस करेगा 5 mg, सही है। यहां पर 3 mg नीचे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर, बैलेंस। तो स्प्रिंग फोर्स में कितना हो गया 3 mg। यहां पे स्प्रिंग फोर्स नीचे, स्प्रिंग फोर्स ऊपर और एक वेट नीचे। स्प्रिंग फोर्स नीचे वाला था कितना
यहाँ निकाल चुके हैं 3 टाइम्स ऑफ mg, और एक वेट कितना था 2 mg, तो ये कितना हो गया 5 mg। ठीक है, अब क्या करना है, काटो। किसको काटोगे, पहले अपर को काटो। कट अपर स्प्रिंग, कट अपर स्प्रिंग, काट दो। जैसे तुम अपर स्प्रिंग को काटोगे, ये गया गॉन। अपर स्प्रिंग नहीं रहा, अपर स्प्रिंग नहीं रहा तो ये गॉन, बाकी कुछ चेंज नहीं होगा। वेट नहीं बदलेगा, वेट जो था वही रहेगा, और स्प्रिंग का जो ये फोर्स था K2X2 वो भी अनचेंज ही रहेगा, क्योंकि इसको तुमने काटा नहीं है ना। जिसको नहीं काटा है उसमें स्प्रिंग अगर है तो नहीं बदलेगा, यानी ये वैनिश हो जाएगा, बाकी सारा डायग्राम वही रहेगा, बाकी सारा डायग्राम वही रहेगा, ये वैनिश हो जाएगा। अब बताओ, अगर हम इसको वैनिश कर दें, सिर्फ इसको, सिर्फ इस एरो को हम वैनिश कर दें, इसके ऊपर वेट वही रहा 3 टाइम्स ऑफ mg, इसको तो काटा नहीं था, तो K2X2 सेम रहा 3 mg, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी 0। इसकी एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी, 3m की एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी 0। ये दोनों कट गया ना। यहां देखो, यहां देखो, ये वैनिश हुआ था ना, इसका वेट 2 टाइम्स ऑफ mg सेम है, और K2X2 भी सेम है। इसमें टोटल फोर्स कितना है 3 mg, इसकी मास कितनी है 2m, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा बताओ। नेट फोर्स 3 mg प्लस 2 mg, 5 mg डिवाइडेड बाय 2m, 5g/2। अब सोचो, अगर हम अपर स्प्रिंग को कट ना करते, हम लोअर स्प्रिंग को कट करते, कट लोअर स्प्रिंग, अगर तुमने लोअर स्प्रिंग को कट किया है, इस फोर्स डायग्राम में क्या चेंज आता, लोअर स्प्रिंग K2X2 वैनिश, तो क्या होता, ये वैनिश कर देता, K2 रहा ही नहीं, स्प्रिंग ही नहीं रहा, तो काय का फोर्स, ये वैनिश, ये वैनिश, K2X2 वैनिश, K2X2 वैनिश। तो K2X2 जब वैनिश होता है, इसके ऊपर सिर्फ एक फोर्स बढ़ता है, कितना 3 mg, ये वैनिश कर जाता है, ये वैनिश कर जाता है, K2X2 वैनिश, इसका फोर्स वही रहेगा, K2X2 वैनिश, ये और ये K2X2 को वैनिश कर दो, तो यहां फोर्स कितना आएगा, इसके ऊपर एक ही फोर्स है 3 टाइम्स ऑफ mg, तो इसका एक्सीलरेशन हो जाएगा 3 mg/3m, g डाउन। इसका कितना होगा, अपवर्ड फोर्स ये तो अभी है ही, कितना है 5 mg, ये फोर्स कितना है 5 mg, ये वैनिश कर गया ना, ये तो है, तो इसके ऊपर कितना फोर्स होगा, ऊपर वाले ब्लॉक के ऊपर, 2 वाले के ऊपर 5 mg सेम, इसको नहीं काटा, इसको काटा है ना, तो इसका फोर्स नहीं बदलेगा। ऊपर में ये सेम रहेगा, K1 डेल्टा x1 कितना होगा इसका वैल्यू 5 mg, नीचे कितना है 2 mg, तो नेट फोर्स कितना हो गया ऊपर की तरफ 3 mg, तो इसका एक्सीलरेशन ऊपर होगा कितना 3 mg बाय मास कितना है 2m, तो ये जाएगा नीचे विथ एक्सीलरेशन g, और ये जाएगा ऊपर विथ एक्सीलरेशन 3g/2, 3g/2। हम 3 स्प्रिंग ले सकते हैं, हम 3 स्प्रिंग ले सकते हैं। हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए, हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क के लिए। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, याद कर लो, क्वेश्चन बहुत सिंपल है और इसको याद कर लो। क्या है क्वेश्चन भाई, क्वेश्चन ये है, एक स्प्रिंग ऐसे, दूसरा ऐसे, तीसरा ऐसे, नीचे का मास m 2m 3m, m 2m 3m, इसको नाम दो K1, इसको K2, इसको K3, m 2m 3m, नीचे से m 2m 3m, K1 K2 K3। एक बार लोअर स्प्रिंग को कट किए तब निकालो सबका एक्सीलरेशन, एक बार मिडिल स्प्रिंग को कट किए सबका निकालो, जस्ट आफ्टर कटिंग फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द ऑल 3 मासेस, और जब अपर स्प्रिंग को कट किए तब निकालो कितना होगा, और आंसर बताना। आंसर मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ 2 मिनट में, करके देखना। m 2m 3m, m 2m 3m, K1 K2 K3, K1 K2 से कोई मतलब नहीं है कि उसकी वैल्यू कितना है, बस इतना है कि स्प्रिंग फोर्स है जो होगा, इसको कट करोगे ये दोनों स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा, इसको कट करोगे ये दोनों स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा, इसको कट करोगे ये दोनों स्प्रिंग फोर्स सेम रहेगा। ये खाली वैनिश करेगा। पूरे डायग्राम में सिर्फ एक चीज को निकाल लेना, हटा देना, डिलीट कर देना उस फोर्स को जिसको कट कर रहे हो।
ठीक है, करके देखना, करके देखना, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। और न्यूटन लॉज का बाकी नोट्स जिन लोगों को हम शेयर नहीं किए थे वो मैसेज करना, हमको याद नहीं रहता है आजकल, इतना घिचपिच हो गया है, हमको समझ में नहीं आता है कि किसको क्या बताए थे किसको नहीं बताए थे। हम न्यूटन लॉज का पूरा नोट्स स्टार्टिंग टू अब तक जो पढ़े हैं वो शेयर कर देंगे, ठीक है, ठीक है। चलो देखो इसको, नोट्स में मैंने और बहुत सारी चीज लिखा हुआ है जो वही पढ़ाया नहीं, उसको ही पढ़ना, समझने की कोशिश करना, ठीक है। चलो थैंक यू सर। चलो बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।